नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड में आई आपदा पर, किस तरह से वहाँ जो तबाही मची, फ्लैश फ्लड और जो पानी का जो बहाव, जिसे ये कहा जा रहा है कि शायद ग्लेशियर बर्स्ट होने से हुआ, ये अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में इस तबाही का, इस आपदा का क्या वजह रही, इस पर वैज्ञानिक हमारे लगे हैं इसकी वजह जानने जानने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर कलाचांद साईं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सर, इस समय वैज्ञानिक जो है ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं, वो ये जानने की कोशिश में लगे हैं कि इसके पीछे क्या वजह है, अभी ये साफ नहीं है। आप क्या मानते हैं कि क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? क्या हिमालयन रीजन इतना सेंसिटिव है कि इस मौसम में इतनी तेजी से पानी का बहाव आना और तबाही मचा देना, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये ग्लेशियर बस्ट होने की वजह से हो सकता है? जी। देखिए मैडम, इसके अभी एक ही वर्ड में इसका आंसर हमारे पास नहीं है। जी। इसके लिए बहुत सारी कॉज में एक कॉज भी हो सकता है, दो कॉज भी हो सकता है और मल्टीपल कॉज भी हो सकता है। इसका एक्चुअल कॉज हम लोगों को मालूम कराने के लिए हमारा साइंटिस्ट लोग जो वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय जियोलॉजी में काम कर रहे हैं, एक टीम अभी वहां स्पॉट के तरफ गया है। तो वो लोग जब स्टडी करके और थोड़ा इंफॉर्मेशन, अभी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है इसके साथ और इंफॉर्मेशन, नया इंफॉर्मेशन जोड़ेंगे, तब हम इसका एक्चुअल आंसर दे पाएंगे। लेकिन अभी तक जो हम लोगों का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, इससे कभी कोई मुझे बता रहा है वहां पर ग्लोफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ है। लेकिन जी। हम लोग पिछले कई सालों से जो स्टडी किए हैं, यहाँ पर उस तरह का ग्लेशियर लेक का कुछ एग्जिस्टेंस का बारे में पता नहीं चला है, जिसका वजह से यहाँ पर इस तरह सा दबाव मचा सकता है। और ग्लेशियर लेक होता तो भी अभी ये ठंडा मौसम में, विंटर में वो लेक वाटर फ्रोजन हो सकता था। तो इस तरह सा, एंड ये भी एक स्लोप रीजन में है, जिस स्लोप रीजन में लेक फॉर्मेशन होना भी एक साइंटिफिकली संभव नहीं है। तो एक इस तरह से हम लोग उसको तो रूल आउट कर सकते हैं। दूसरा, बहुत जगह में सर्ज टाइप ग्लेशियर्स रहता है, जी। बट उत्तराखंड में हम लोगों को सर्ज टाइप ग्लेशियर्स का संधान नहीं मिला, इसका हम लोग कभी भी खोज नहीं मिला है। सर्ज टाइप ग्लेशियर्स ऐसे होता है जो ग्लेशियर का मूवमेंट बहुत फास्ट रेट में होता है कंपेयर टू नॉर्मल नॉर्मल ग्लेशियर। तो इस तरह से ग्लेशियर अगर वहां पर एग्जिस्ट करता, तो कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स के बजाय से वो ग्लेशियर could have posed a threat for making flood in the downstream। वो भी ग्लेशियर लेक, ग्लेशियल जो सर्च टाइप ग्लेशियर्स है, तो उसको इस तरह से टूट के फिर फ्लड पैदा करने का भी यहाँ पर चांस नहीं है। लेकिन ये आपदा तो हुआ है, तो इसके हम लोगों का एक्चुअल कारण क्या है, इसका एक्चुअल रीजन क्या है, उसको ढूंढने के प्रयास में साइंटिस्ट लोग अभी अभी जोशीमठ में है। तो लोग अपना अपना स्ट्रेटेजी बना रहा है उसको संधान करने के लिए। हम लोग रिमोट सेंसिंग डेटा को ऑब्जर्वेशन करके जो इंफॉर्मेशन पाया जा रहा है, उसमें से प्रोबेबली यहाँ पर एवेलेंच हुआ है। वो जी। स्नोफॉल भी हो सकता है, रॉकफॉल भी हुआ है। वहां पर एक रॉकफॉल का भी रिमोट सेंसिंग डेटा के ऊपर, बट हम लोग कंफर्मेशन के साथ ये नहीं बता पाएंगे कुछ रॉकफॉल हुआ है। हो सकता है इस इवेंट का पहले एक हफ्ता पहले काफी वहां पर स्नो एक्यूमुलेटेड, रॉक स्नो के ऊपर गिरने से, और स्नो हो सकता है हमारा पुराना ग्लेशियर के ऊपर भी था। तो वो इम्पैक्ट से स्नो मेल्ट हो सकता है, ग्लेशियर टूट सकता है, वो नीचे आ सकता है। बट अभी इज टू अर्ली टू कंक्लूड दिस टाइप ऑफ कंफर्मेशन अनलेस वी गेट द न्यू डेटा, एंड उस डेटा के एनालिसिस करके तभी हम बता पाएंगे। तो कुल मिलाकर ऐसे जो अभी हमारा पास पिक्चर खड़ा हो रहा है, अभी हम लोग एक रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन के साथ इसको जोड़ नहीं पा रहा है। और इस मौसम में ग्लेशियर ब्रेक होना भी बहुत बड़ी बात होता है।
जनरली मौसम इस पर्टिकुलर सीजन में, विंटर में तो ग्लेशियर जनरली होता ही नहीं है। कभी विंटर में होता तो एक सवाल पैदा हो सकता था, लेकिन जी। इस मौसम में थोड़ा क्वेश्चन पैदा कर दिया हम लोगों को किस तरह से हुआ है। लेकिन हम होपफुली, हमारा जो साइंटिस्ट है, हमारा जो ग्लेशियोलॉजिस्ट है, ये लोग अपना स्टडी के थ्रू कुछ एग्जैक्टली हम बता नहीं पाएंगे कितना दिन लगेगा, तो इसके जो क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, हम इसके इसके इंतजार करते हैं कब तक हमारे पास आंसर, सटीक आंसर, ठीक आंसर। ऐसे तो बहुत तरह इंटरप्रिटेशन हो रहा है, लोग बोल रहा है, लेकिन अभी मैं फिंगर क्रॉस करके बोलता हूँ एग्जैक्ट कॉज क्या है अभी भी हम लोगों को मालूम नहीं चल रहा। जी, वैज्ञानिक ये जानने में, समझने में लगे हैं कि ये जो आपदा, ये जो डिज़ास्टर हुआ है, इसका एग्ज़ैक्ट कॉज़ क्या हो सकता है? क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हैं कि विंटर के मौसम में तो इस तरह ग्लेशियल बर्स्ट की जो है घटना का होना, इसे रूल आउट किया जा सकता है और वजह हो सकती हैं जिस पर वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं वो इस पर स्टडी करेंगे, रिमोट सेंसिंग से भी, सैटेलाइट इमेजेस से भी, और एक पास जाकर भी थोड़ा डिस्टेंस रख के उस इमेज को लेंगे और फिर जो हाई सैचुरेशन की और कैमरास हैं उनसे स्टडी करेंगे दोनों को मैच करके कि एग्जैक्ट वजह क्या रही। तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी डॉक्टर कलाचांद साईं, कि क्या आपको लगता है कि हिमालयन रीजन जो है वो बहुत ही सेंसिटिव रीजन है इस तरह की, क्योंकि लोग इसको केदारनाथ की आपदा से भी जोड़ के देख रहे हैं, कि जो त्रासदी पहले उत्तराखंड ने देखी थी, वो इमेजेस भी लोगों के दिमाग में आने लगी, तो वहाँ वो बहुत बड़ी त्रासदी थी। अब क्या इस तरह की घटनाओं के लिहाज से ये जो हिमालयन रीजन है बहुत सेंसिटिव है, चाहे उत्तराखंड की बात करें, या फिर ये कहा जा रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर को भी इतना सेंसिटिव माना जा सकता है? देखिए, हिमालयन रीजन सेंसिटिव not only glaciological point of view, but entire Himalayan region जी। is having threat due to different type of disasters that may be caused by earthquake, that may be caused by landslide, that may be caused by glacier lake outburst flood, even that may be caused by simple floods. There may be excessive rainfall and क्लाउड when बर्स्ट। a cloud burst. When it जी। happens into the Himalayan region, जी। then in slope region, and there will be a lot of habitation, there will be a lot of settlement, there will be a lot of agricultural, there will be a lot of infrastructure. So all will have some sort of impact. So in this connection, Himalayan region is really sensitive to a different type of natural phenomena. And definitely as a scientist, हम लोग उसको natural phenomena का तो stop नहीं कर पाएंगे, बट हम लोग एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट को कम कर सकता है। हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो रूरल प्रोग्रेस हो रहा है, उसके लिए हमारा हिमालयन में एक इंक्रोचमेंट तो हो ही रहा है। तो हमारा नीड को पूर्ण करने के लिए जितना चाहिए उतना ही हम लोगों को एक्सप्लॉइट करना है। जब ओवर एक्सप्लॉइटेशन करने जाते हैं तब हमारे हिमालय भी, हम हिमालय का हेल्थ के बारे में जब ध्यान नहीं रख रहा है, तो हिमालय भी हमारे ऊपर एज ए एंड लॉ ऑफ न्यूटन रिएक्शन, वो हमारा पर रिएक्शन करेगा, हमारे ऊपर क्षति पहुंचने की कोशिश करेगा। वही वही होता है। बट नेचुरल जो और मैनमेड और जो एंथ्रोपोजेनिक का मैं बात कर रहा हूँ, वो जी। तो कभी भी हम स्टॉप कर सकता है। उसका क्या रीजन है उसको मना कर देंगे, रूल रेगुलेशंस कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन नेचुरल प्रोसेस में जो हो रहा है, एंड हिमालयन रीजन इज वेरी मच प्रोन टू हैव ऑल दिस नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल डिजास्टर। इसको हम लोग अगर सही तरह से स्टडी करें तो हम इसके जो लॉस है, जो ह्यूमन और एनी अदर लिविंग बीइंग का लॉस है, प्रॉपर्टीज लॉस है, नेचुरल प्रोडक्ट का लॉस है, और एनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है, उसका रिड्यूस कर सकता है। तो इस तरह से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, अर्थक्वेक रिलेटेड स्टडी, ऐसे हैजार्ड ड्यू टू लैंडस्लाइड और ड्यू टू दिस फ्लैश फ्लड और ड्यू टू हेवी रेनफॉल और ड्यू टू दिस लेक आउटबर्स्ट, इसके बारे में हम लोग अगर स्टडी करें, पहले से उसको वार्निंग करें, तो एंड कौन सा रीजन ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा वल्नरेबिलिटी है, उसके हम लोग प्रोटेक्शन, उसके उस रीजन को थोड़ा सा हम लोग कुछ डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम के लिए थोड़ा सा काम करें, तब इसका हमारा रिस्क रिडक्शन हो सकता है। आपने जो बातें किए हैं 2013 का जी। केदारनाथ केदारनाथ फ्लैश फ्लड के साथ,
उसका सिचुएशन एंड इसका सिचुएशन थोड़ा अलग है। जी। वो वहां पर जहां पर हमारा ये फ्लैश फ्लड हुआ था 2013 में, it mainly first cause was due to the cloud burst, heavy rainfall at one time, and that blasted one of the lake near that place, and that caused excessive water into the lake, and that broke the dam, and then lake outburst flood. And then when it started flowing, that accumulated water coming from the flash flood, coming from the cloud burst as well as the lake outburst, that huge amount of water gushing out in the slope region, a lot of debris, lot of pebbles, it also flew, and the river's course it also closed, and on either side of the river got inundated, and it caused huge massacre, killing 6,000 people, devastating 5,500 villages, as well as tapping 2 lakhs pilgrimages. So that situation was little different. Coming back to the this Chamoli, the flash flood, here situation is that we didn't see, I told earlier that there was no such lake, that lake water has been bursted, number जी। one. We didn't observe any such type glacier that also can cause, but it happened into this region. And to find out the answer to this question, probably rockfall or maybe snowfall, avalanche, maybe, because we are not very much sure what exactly caused. And if rockfall took place on the accumulated snowfall, that also has been observed during this winter, that lot of snow have been accumulated, and snow, and if beneath there are some sort of glacier, that may get broken. But breaking glacier is scientifically in this winter season, it needs huge amount of energy, then only it can break. But definitely something happened, and all these things are lying into the very highly steep region. Here steep region is much more than the Kedarnath region, and all these have flown very rapidly, and that caused broken of the dam, and dam broken, lot of water, whatever was there, and flows. And but fortunately, after that in downstream we didn't see much impact to the even Rishikesh and other places. So the exact answer to this question, what caused this flash flood, is still not clear to us. And again, there may be some sort of snow or covered that may block the river course, because you see that all these river are live because of the meltwater of the glacier. So slowly that comes and that flow. And if sometimes because of this temperature, we also heard the temperature was also warm during this flash floods. So what exactly caused into this region for this flash flood, we'll be able to come out with some concrete answer maybe after some time, when our people will gather data, when they will analyze the data, and come out with some conclusive conclusive inferences about this question. जी, बिल्कुल जो वैज्ञानिक है वो अभी इस पर स्टडी करेंगे उस रीजन में जाके और तब किसी कंक्लूजन पे पहुँच पाएँगे कि इसकी वजह क्या थी। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगी डॉक्टर कलाचंद साईं, आप जिस तरह एंथ्रोपोजेन की आपने बात की, ह्यूमन ह्यूमन इंटरफेरेंस जो होता है पर्यावरण के साथ, एनवायरमेंटलिस्ट भी जिस तरह से कंसर्न जता रहे हैं कि ये प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा है। हिमालयन रीजन में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए। बार-बार एनवायरमेंटलिस्ट को इस पर चिंता व्यक्त करते हैं। एज़ अ साइंटिस्ट आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, Himalayan region has a lot of wealth, and it is providing to us our food security. Lot of different types of fruits and crops, other things are there. Livestock are there. Then it is also giving us water security. That glaciers is the water tower into the glaciers into the Himalayas, the water tower. It is also giving us energy security. Lot of geothermal energy resources are there. Industrial development is also there. Minerals, precious ores are there. So people, for the development of urban development, for the progress of the state, for the progress of the nation, definitely we need to utilize those resources. Even there's hydroelectric power from that slopey region and high elevation region, when it falls, it can be utilized. But we need to understand
and for that the science plays a very important role. We need to understand that how much we should exploit, and what are the locations which are the hotspot for the occurrences of the earthquake or for the occurrences of the landslide. How much tall story building we should construct, how many water power project we'll construct, and where we'll construct, at what slope we'll construct. All from the scientific information we will be able to gain the knowledge, and the knowledge can be populated who will be to the stakeholders, and then stakeholder appropriately design stakeholder or consider the suggestions and recommendations whatever the scientific from the scientific investigation has been provided. And if we do that, I think then we'll be able to make, whether it is needed, road is needed, tunnel is needed, whether any sort of project is needed, that project will have some scientific merit. So if we want to exploit the resources of the Himalaya, which has huge amount of resources, different sort of resources, we need to take care of the recommendation given by the experts studying a different angle, and the scientific investigation, whatever report, whatever study, whatever precautions, whatever informations they provide, if we utilize those information when we go for any sort of project, I think we will be able to take care, we will be able to reduce the risk, we will be able to save many properties, many lives, many infrastructure into the region. So scientific investigation not only for the glacier studies, but for related impact into this region, that environment impact assessment for anything, whether it is coming from the earthquake study, coming from the landslide study, coming from the glaciological studies, very, very important. And when we include that, when we go for any sort of economic development, that will be having a great impact, and we will be able to reduce lot of hazard, reduce lot of economic loss. जी, बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हिमालयन रीजन में बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं जो हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन उसका साथ ही साथ हमें ये साइंटिफिक पूरी स्टडी के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ना है, और कितना उस रीजन को में उन रिसोर्सेज़ को इस्तेमाल करना है, ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम प्रकृति को नुकसान पहुँचाए बिना ना करें, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब प्रकृति भी बदला लेती है। तो कितना उन रिसोर्सेज़ को यूटिलाइज़ करना है, उनको इस्तेमाल करना है, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। पूरी वैज्ञानिक पूरी जो है स्टडी है उसके साथ साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी डॉक्टर कलाचंद साईं, कि जिस तरह ये कहा जा रहा है कि ये खबरें अखबारों में हमने देखी भी, पढ़ी भी कि वैज्ञानिक ये वार्निंग देते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो काराकोरम रेंज है, ये हिमालय क्षेत्र में जो ग्लेशियर हैं, वो कहीं न कहीं नदी का प्रवाह रोक देते हैं, उनसे झीलें बन जाती हैं और स्थिति बहुत खतरनाक है। तो आप इस लिहाज से ये जो इस रीजन को किस तरह देखते हैं? और क्या अभी इस तरह के ग्लेशियर के बर्स्ट होने की या इस तरह की फ्लैश फ्लड आने की इस रीजन में काफ़ी संभावना बनी रहती है, और कितना अलर्ट रहना चाहिए जब इस तरह की या तो लोग वहाँ रह रहे हैं तब, और जब वहाँ इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को शुरू किया जाता है तब? देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आम जनता के पास। इसके थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम लोगों को देना चाहिए व्हेन वी आर वर्किंग इन डिफरेंट नेशनल इंस्टीट्यूट, इन साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, एंड मेन thing is that this glacier, is formed only in the high altitude when temperature is low, and in the Himalayan long range of Himalaya, 2,500 kilometer long, 300 kilometer in the width, north south. So entire Himalaya we have lot of glaciers, around 10,000 glaciers. But to study all these glaciers, we really need very, very concerted scientific effort, a dedicated team and dedicated institute, and at present it is also not so easy to look into different aspects related to the glaciological study because of its inhospitable occurrences, because whatever we can do about the glaciological, whether how many glaciers are there, how many lakes have been formed, from the satellite data we'll be able to do some sort of mapping. But ground truthing is very, very important.
and for ground truthing, for getting accurate information, for getting exact assessment of these. We unless we have some ground-based data, will not be able to do so. Problem is coming that we have very limited human resource. Whatever institute is working into these glaciological studies, and glaciological is a very big area it has covered. Entire, I am telling that 250 kilometer long and 300 kilometer width is a very huge stretch. And already I state that it has a very, very important implications as long as getting drinking water, getting hydroelectric power, getting irrigation advantage, getting transport point of view. So we need to study in great depth that what are the impact of climate change is taking place onto the glacier, and its consequences is happening to the downstream river system. So for that, I think a scientific investigation of the glaciological study in our country is very, very important. We have seen 2013 what happened into the Kedarnath. We have seen now, and if we study all these glaciers and beforehand, if we can understand and then provide some sort of early warning, we'll be able to avoid some sort of disaster. We'll be able to save a lot of properties, human lives, etc. So, and it is possible in the case of glaciological studies, we can do that. We cannot do in the case of earthquake studies when and how much energy and where exactly will be coming. But we can definitely map the earthquake prone region by seismological studies, by GPS studies, accumulated strain, how much have been there, what are the major faults. But the study of the glaciology and providing some sort of early warning is possible compared to much difficult problem of giving early warning system for the earthquake or its prediction. So we should have some concerted effort. We should have some dedicated team, dedicated institute studying the glaciology in India and Himalayan region. जी, तो वैज्ञानिकों से हम इसीलिए बात करते हैं कि हम समझ पाएँ चीज़ें क्या हैं, ऑन ग्राउंड क्या स्थिति है। जिस तरह आपने बताया, जो मैं आपकी बातों से समझ पाई कि अर्थक्वेक की जो प्रेडिक्शन है वो करना मुश्किल है। लेकिन जब ग्लेशियर्स की बात आती है तो आपने बताया कि हिमालयन रीजन में 10,000 करीब ग्लेशियर्स हैं और उनकी लंबाई चौड़ाई इतनी है कि एक-एक को स्टडी करना इतना आसान नहीं है। तो एक आप कह रहे हैं कि इस दिशा में हमें काम करना चाहिए, भारत को व पूरे देश को, हमारे वैज्ञानिकों को, और जितना अभी स्टडी किया जा रहा है उससे ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। तो रिसोर्सेज की भी ज़्यादा ज़रूरत होगा। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो है वो एक सीमित ग्लेशियोलॉजिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, ज़्यादा साइंटिस्ट की ज़रूरत होगी जो इस रीजन को स्टडी करें, जिससे कि अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहाँ पर लगाने भी हैं, कुछ पावर प्रोजेक्ट लगाने हैं या किसी भी तरह का डेवलपमेंट करना है, या हिमालयन रीजन में जो रिसोर्सेज हैं उनको अगर ये देखना है कि प्रकृति को भी नुकसान ना हो और जो वहाँ पर रिसोर्सेज हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा सके देश की प्रगति के लिए, तो हमें ये साइंटिफिक नॉलेज की ज़रूरत है। तो इसलिए इन ग्लेशियर्स की स्टडी की जा सकती है। तो अंत में डॉक्टर कालाचंद साईं, मैं आपसे यही समझना चाहूँगी कि जिस तरह इस चर्चा को मैं कंक्लूड करूँ कि आपने कहा अभी समय लगेगा, वैज्ञानिक अभी ये स्टडी करेंगे कि चाहे वो सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू, चाहे रिमोट सेंसिंग इमेजेस के थ्रू, चाहे उस रीजन के पास जाकर वहाँ से क्लोज पिक्चर्स लेके उनको मैच करके ये स्टडी करेंगे कि वास्तव वजह क्या रही उत्तराखंड में जो ट्रेजेडी हुई, आपदा आई, ये डिज़ास्टर हुआ, इसकी क्या वजह रही। तो एक जो कंक्लूड करते हुए आप क्या कहेंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, या किस तरह से हिमालयन रीजन में रहने वाले जो लोग हैं उनकी भी जानों को नुकसान ना हो, डेवलपमेंट भी हो सके, साइंटिफिक कम्युनिटी और जो डेवलपमेंट है उनके बीच में कहीं गैप है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं और जो साइंटिफिक नॉलेज है वहाँ कम्युनिकेशन का गैप कहीं है, उसे फिल करने की ज़रूरत है। वहाँ कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है जिससे कि रीजन को भी नुकसान ना हो, जान माल को भी नुकसान ना हो, हमारे लोगों को भी नुकसान ना हो, हमारे प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान ना हो, प्रकृति को भी नुकसान ना हो। तो वो गैप क्या फिल करने की ज़रूरत है और वो गैप कैसे फिल हो सकता है, आप इस पर जानकारी दें। देखिए, अभी जो हम लोगों का ग्लेशियोलॉजिकल स्टडी का बारे में बातें चल रहा है,
जी, इसको हम लोग मॉनिटर कर सकता है प्लेस जी। टू प्लेस। एक ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम हो ये सिंपल वे में, हुँ, तो वहां पर अभी मीटियोलॉजिकल पैरामीटर, हाइड्रोमीटियोलॉजिकल पैरामीटर के बारे में पता चले जी अभी वहां पर टेम्परेचर क्या चल रहा है, कितना विंड स्पीड है, कितना रेनफॉल है, कितना ह्यूमिडिटी है। तो इस तरह से और कितना ग्लेशियर का स्टडी भी पैरेलली चल रहा है, किस रेट में अगर ग्लेशियर पिघल रहा है तो, और रिट्रीट हो रहा है तो किस रेट में हो रहा है, कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, रियली वो ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो जम्मू कश्मीर रीजन में वहां पर एडवांसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके जानकारी के लिए हम लोग कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ द ग्लेशियर इज वेरी मच रिक्वायर्ड। So if we have that with a temporal data for a longer period of time, and if we do some sort of artificial intelligence approach, then we'll be able to predict some phenomena what is going to take place in future. So once we have a huge volume of data from different stations, if we have place to place in a Uttarakhand region, and then collectively if we analyze the data based on artificial intelligence technique, we'll be able to predict some phenomena, whether a glacier is getting retreated, whether glacier is being accumulated, or advancement, whatever phenomena it can जी, be done. But definitely, since we observe there is a temperature increment, or this global warming has taken जी, place, बिल्कुल। it will have an impact. Another important thing we need to study, and as a geologist will be able to shed some light, that the glaciers into the Arctic and Antarctic and glaciers into the Himalaya are different, because even if we have the impact of the global warming on the Arctic and Antarctic, Himalayan region also will have that impact of the global warming on the Himalayan glaciers. But Himalayan glaciers are existing, occurring over the very highly tectonic Himalayan mountain belt, where lot of tectonic activity is taking place beneath the glacier. Some warm fluid is coming up, and there are some sort of temperature impact at the bottom of the glaciers is also taking place. That is also playing some sort of role to melting of the glacier, as well as whatever is happening from the top from the climate change. Thirdly, we also know that in India we have lot of agricultural residue burning, and that produce lot of black carbon. We need to study the impact of the black carbon on the glacial melt. Definitely, when black carbon shoots occur over the glacier, and that absorb lot of sunlight and it hits the glacier's top, and that also cause some sort of melting. So we need to, and then debris cover. So we need to lot of phenomena. And I have already told that into this entire Himalayan region, so many glaciers are there. All those glaciers is not a very simple work. We need and state-wise, and if we make some sort of a concerted and dedicated team and take care of that particular glaciers, just like we have around 25 glaciers into the Himalayan, into the Uttarakhand state. So if we understand the role or impact of the climate change on the glaciers, or 25 glaciers, and its impact or consequences to the downstream, whether it may be exhausted completely, how many years it may take to come. Many studies will get a lot of will give lot of information. I think best solution will be every Indian state associated with the Himalayan region, if they take care by a dedicated team, concerted team in the respective glaciers into the respective state, will be able to take care of the entire Indian Himalayan region glaciers. जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर कालाचंद साईं, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि हिमालयन रीजन बहुत सेंसिटिव रीजन है। क्लाइमेट चेंज के भी एस्पेक्ट को रूल आउट नहीं किया जा सकता। चाहे जो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, स्टबल बर्निंग होती है, उससे जो कार्बन इकट्ठा होता है, वो अगर उसके ऊपर तक जाता है, तो उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। ग्लेशियर में अगर टेम्परेचर बढ़ता है या उससे वो कार्बन जब उसके कॉन्टैक्ट में आता है, और जब तो कई वजह आपने इसकी बताई कि हिमालयन रीजन के नीचे भी बहुत एक्टिविटी हो रही हैं, वहाँ से भी कुछ अगर टेम्परेचर सडनली बढ़ता है तो वो भी एक वजह हो सकती है। तो कई वजह आपने गिनवाई, और इसमें स्टेट को भी, और हर जो ग्लेशियर हैं, चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे हिमाचल की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, सभी को स्टडी करने की ज़रूरत है, और पूरे रिसोर्सेज के साथ इनको स्टडी करने की ज़रूरत है, और एक
इस दिशा में काफ़ी एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। अभी संसाधन जितने सीमित हैं, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इस पूरे जो घटना हुई है, उस पर जिस तरह से अभी वैज्ञानिक उसको स्टडी करने में जुटे हैं कि क्या वास्तविक वजह होगी। तो क्लाइमेट चेंज को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, डॉक्टर कालाचंद? ये क्लाइमेट चेंज जैसे मैंने बताया, अभी तो हम लोगों को वट एवर आई विल स्पीक बेस्ड ऑन आवर हुँ, जनरल नॉलेज ऑन द हुँ, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, बट हुँ, एग्जैक्टली किस तरह से ये आपदा इधर आए हैं, हुँ। उसके लिए हम लोगों को कुछ समय का जरूरत है। जी, डेफिनेटली इसका आंसर हम लोग कुछ ना कुछ बता ही पाएंगे, एंड इट इज आवर स्टडी एंड वी शुड बी एबल टू शेड लाइट ऑन दिस एस्पेक्ट। जी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैडम, इट्स नाइस टू टॉक टू यू। थैंक यू।